हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 22 जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। बट बिफोर स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे या फिर पूछे जाने की संभावनाएं होंगे ऐसे क्वेश्चंस पूछने की। ये क्या क्वेश्चन है? आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम आपको बताना है। गवर्नर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन CGL PD 2022 के एग्जाम में मैंने देखे हैं और ये पूछे भी, ये जो 2023 का CGL होने वाला है इसमें भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए आपको गवर्नर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, आर्टिकल्स लेके आपको जितने भी आर्टिकल्स, गवर्नर का आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, ओथ वगैरह कौन कौन गवर्नमेंट के द्वारा, जो किन के द्वारा ओथ दिया जाता है गवर्नर को बेसिकली, और ये आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक होती है, और सारे 28 स्टेट्स के गवर्नर आपको पता होने चाहिए। इसके साथ जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है बाकी यूटीज़ का, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, आपको बताना है एज ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन बने हुए हैं। ओके, हम लोग चलते हैं अब अपने आर्टिकल्स की तरफ, जो कि फ्रंट पेज पे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये मोदी जी कहाँ पे पहुंच गए हैं? यूएस का कैपिटल पहुंच गए हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे कहाँ पे अटेंड किए थे? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अटेंड किया गया था यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क से कल ही मोदी जी वाशिंगटन DC के लिए रवाना हुए थे और वाशिंगटन में जो बाइडेन से मिलेंगे और वहाँ पे सीनेट वगैरह में भी, जो कांग्रेस है यूएस का, वहाँ भी पार्टिसिपेट वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद स्पीच वगैरह देंगे इंडियन डायस्पोरा का, और भी कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी जो है वो साइन होने को है। इस पर भी आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। नीचे और एक आर्टिकल है, वहाँ पे मेंशन किया गया है कौन कौन से एग्रीमेंट पे साइन किया जा सकता है। बट ऑफिशियल जब आ जाती है कौन कौन से एग्रीमेंट पे साइन की हुई है, तो फिर हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। अभी फालतू में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्ट होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे किनके द्वारा वाशिंगटन में किनके द्वारा रिसीव किया गया प्राइम मिनिस्टर को? जिल बाइडन, जो कि फर्स्ट लेडी है कहाँ की? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, फर्स्ट लेडी। और ये जिल बाइडन है, इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर जी को रिसीव किया गया कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक बात, ये अमेरिका जो है कब इसका फ्रीडम मिला था अमेरिका को, आप ये ज़रा बताओ तो। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को फ्रीडम मिला था। 1776 में, 4 जुलाई 1776 को। और 1776 में ही एक बुक आया था इकोनॉमिक्स का, ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। एडम स्मिथ के द्वारा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी माना जाता है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी 1776 में ही। द वेल्थ ऑफ नेशन करके ऐसी बुक था, ये बुक लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। ये रीथिंक करने को, ये ओपिनियन वाले पेज से है, एडिटोरियल वाले पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने ये पेज जो है स्टेट वाले पेज स्किप कर दिया क्योंकि इससे पॉलिटिकल न्यूज़ पूरा भरा हुआ है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। एक बस आप ये बोल सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट है ये लिस्ट कर लिया है प्लीज जितनी भी याचिकाएं दर्ज किए गए थे यूथेनाइज करने के लिए, ये जो डॉग्स है कहाँ पे? केरला में जितने भी स्ट्रे डॉग्स है, इसको यूथेनाइज करने के लिए। यूथेनाइज मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग, यानी कि दया करके मार देना। जैसे कोई पर्सन अगर किसी रोग से ग्रसित है और उसकी डेथ निश्चित है, लेकिन ये रोग से इनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं, तो इनको क्या किया जाता है? यूथेनाइज कर दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से दया करके इनसे मार दिया जाता है ताकि ये रोग से मुक्त हो पाए। इसी तरीके से डॉग को भी मारने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बताई गई है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि स्ट्रे डॉग्स को आप मार नहीं सकते हो, ना ही रिलोकेट कर सकते हो। गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था आपको दूसरा कोई ना कोई जो तरीका है वो ढूंढना पड़ेगा स्ट्रे डॉग्स को लेके। ये इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि केरला में एक बच्चे की जो है डेथ हो चुकी है स्ट्रे डॉग्स के काटने से। स्ट्रे डॉग्स में रेबीज वायरस होता है, ये जो डॉग्स होते हैं इसमें रेबीज वायरस होता है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है रेबीज वायरस डॉग्स के काटने से। और भी बाकी सारे कंट्रीज़ में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो उसमें मंकी और भी जितने भी रेबीज वायरस होल्डर जो भी एनिमल्स होते हैं उनके काटने से डेथ होते हैं। और रेबीज वायरस 100% फैटल होता है, यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन अगर नहीं लिया गया रेबीज वायरस बॉडी में प्रवेश करने के जस्ट तुरंत ही, तो एंटी रेबीज वैक्सीन अगर नहीं लिया जाता तो पर्सन की डेथ 100% निश्चित है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन जल्द ही लेनी चाहिए अगर कोई भी रेबीज वायरस बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। ये रेबीज वायरस चूहा या फिर डॉग या फिर मंकी के काटने से ज़्यादातर देखा जाता है। इसके बाद जैकल वगैरह, सीआर वगैरह भी काटने से देखा जाता है। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसलिए मैंने ये स्टेट पेज नहीं लिया। ओके, कुछ भी इंपॉर्टेंट इस पर नहीं है। एडिटोरियल वाले पेज में भी
मैंने ओपिनियन वाले पेज लिया है। एडिटोरियल वाले पेज में आप फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल देखो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसे भी मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको एक स्मार्ट अप्रोच से न्यूज़पेपर को हैंडल करना है, विदिन 1 आवर पढ़ के इसे ख़त्म करनी है। ओके, ओपिनियन वाले पेज पे हम लोग देखते हैं, रीथिंक करने के लिए बोला जाता है सेडिशन लॉ को। सेडिशन मतलब क्या होता है? देशद्रोह का लॉ। इसमें जो राइटर है इनके द्वारा ये देशद्रोह की लॉ जो है लॉ कमीशन के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है हमारे कंट्री में, किस तरीके से इसका मिसयूज़ किया जा रहा है हमारे कंट्री में, ये बताया गया है। बस आपको एक बार पढ़ना, काफ़ी डीप में नहीं जाना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जो IPSC वगैरह मेंशन की गई है उस पर आप बिल्कुल अटक मत जाना। ओके, एक बार बस गो थ्रू होना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। सेडिशन लॉ क्या होता है, बस आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए। सेडिशन मतलब देशद्रोह का लॉ। ये बताया जा रहा है जब भी ब्रिटिश का रूल चल रहा था हमारे कंट्री में, उस टाइम पे ये जो सेडिशन लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे कंट्री में। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलता था कोई भी इंडियन, तो उनको सेडिशन लॉ के तहत जेल में बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब भी हमारे देश में ऐसे लॉ जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये काफ़ी ना काफ़ी जो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक हरासमेंट वाली बातें हैं। अभी भी ब्रिटिश रूल हमारे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ब्रिटिश रूल के टाइम के जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है, इसको लेकर ये आर्टिकल में आया हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? जेंडर गैप क्लिनिकल ट्रायल्स एंड डिजीज फंडिंग। ये बेसिकली क्या हो रहा है? जेंडर गैप जो है देखने को मिल रहा है, किस चीज़ को लेके? मेडिकल ट्रायल्स को लेके। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, यानी कि डिजीज़ फंडिंग के जो ट्रायल्स होते हैं, या फिर डिजीज़ कोई भी बीमारी को जो फंडिंग दी जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर UN बॉडीज़ के द्वारा, उसमें एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। जैसे जेंडर गैप क्यों इसे बोला गया है? क्योंकि मेल में और फीमेल में अलग अलग तरीके की बीमारियां जो है काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। मेल में जो बीमारी पाई जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में भी वही बीमारी पाई जाती है। फीमेल में जो पाई जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि मेल में भी पाई जाती है। इसी को लेके ये आर्टिकल में आया हुआ कई सारे चार्ट्स के द्वारा ये जो है समझाने की कोशिश किए हुए हैं। जैसे ये सारे जो डिजीज़ है, ये सारे डिजीज़ ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है, और इन डिजीज़ के लिए जो है फंडिंग कहीं ना कहीं कम मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर डिजीजेज। जैसे जो भी क्रोनिक डिजीजेज होते हैं या फिर नॉन क्रोनिक डिजीजेज जो कि मेल पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसको ज़्यादा फंडिंग मिलता है एज कम्पेयर टू ये सारे डिजीज जो कि फीमेल पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी कि फीमेल में ये डिजीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसके लिए जो फंडिंग दिए जाते हैं इसको उपचार करने के लिए या फिर इनके हटाने के लिए हमारे कंट्री से या फिर वर्ल्ड से इनको फंडिंग बहुत कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू अदर डिजीज़। बस इसी के बारे में ये आर्टिकल में आया हुआ। ये कौन कौन सी डिजीज़ है? मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी जो होती है ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। माइग्रेन भी ज़्यादा पाया जाता है। डिप्रेशन फीमेल में ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल में ही पाए जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर्स क्या होता है? भूलने की बीमारी, जिसे हम लोग डिमेंशिया भी कहते हैं। हेडेक, ड्रग एब्यूज़ यानी कि जो मेडिसिन है उसका एक गलत यूज, उसे ही ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। सब्सटेंस मिसयूज़, ये सारी चीज़ें, किडनी डिजीज़ या फिर जो प्रोस्टेट कैंसर होती है, इसको जो है फंडिंग काफ़ी कम मिलती है। ये सारे डिजीज़ के बारे में बस आपको पता होनी चाहिए। माइग्रेन, डिप्रेशन, ये बेसिकली ज़्यादा जो मेंटल इलनेस है उस पर फोकस किया है। मेंटल इलनेस की डिजीज़ जो है ज़्यादातर फीमेल्स में होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स में ज़्यादा होती है मेंटल इलनेस की डिजीजेज। ड्रग एब्यूज़ इसलिए बोला जाता है, लेट से किसी को कोई पेन हो रहा है, दर्द वगैरह हो तो क्या करते हैं, जो पेन किलर है वो ज़्यादातर खा लेते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में जो इम्यूनिटी वगैरह है ये सारा काफ़ी मात्रा में लो हो जाती है, इसलिए इसे ही हम लोग ड्रग एब्यूज़ कहेंगे। और इसके बाद आपने और भी कई सारे जो इंजेक्शंस वगैरह देखे होंगे जो कि क्या होता है, नशे लाने के लिए होते हैं। व्यक्ति को पूरा एक तरीके से नशे में लाने के लिए जो होती है। जैसे एक मैं मेडिसिन का नाम बोलूँ तो CORAX। ये क्या होता है, इसकी ज़्यादा कंजप्शन से क्या होती है, बॉडी में एक नशीली जो हार्मोन है वो सिक्रेट करता है ये कोरेक्स, जिससे क्या होता है खांसी वगैरह बंद हो जाता है। बट इसका मिसयूज इस तरीके से होता है, ज़्यादा कंजप्शन से बॉडी में जो नशीली हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, जिस कारण से बॉडी जो पर्सन है उसको एक नशा का फील होने लगता है। इसी तरीके से ड्रग का एब्यूज़ जो है हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में भी देखने को मिल रहा है। और ये ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो इसी के लिए फंडिंग गैप देखने को मिला हुआ है, बस ये रिपोर्ट में आई हुई है। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस आपको ये डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में आपको ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। COP28 होने वाला है, कहाँ पे? ये COP28 दुबई में होने वाला है, दुबई में।
जो कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक सिटी है। यूएई का कैपिटल आपको अबू धाबी देखने को मिलेगा और दुबई में COP28 होने वाला है। लेकिन COP28 में जो भी एजेंडा, जो भी मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कंट्रीज़ के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा, उस एजेंडा को पहले फ्रेमवर्क किया जाना चाहिए। पहले तो पता होनी चाहिए कौन कौन से एजेंडा पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं COP28 की मीटिंग में। ये जो एजेंडा है ये फाइनलाइज किया जाता है कहाँ पे? COP28 मीटिंग से पहले एक मीटिंग होता है सेंट पीटर्सबर्ग मीटिंग या कॉन्फ्रेंस। ये जो पीटर्सबर्ग होटल है, सबसे पहला 2008 या 9 में हुआ था पीटर्सबर्ग होटल में, उसी के नाम पे ये रखा गया है। बस आप इतना समझो, COP28 यानी कि जितने भी COP के मीटिंग होते हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस के जो मीटिंग होते हैं, उससे पहले एक सेंट पीटर्सबर्ग मीटिंग किया जाता है या कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें एजेंडा को डिस्कस किया जाता है। इस बार का जो ये मीटिंग हुआ था जर्मनी के बॉन सिटी में, BONN बॉन सिटी में ये सेंट पीटर्सबर्ग मीटिंग किया गया। इसी में एजेंडा को डिस्कस किया गया। इसी एजेंडा के तहत एक कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को डिसाइड किया गया। कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, किस तरीके से ये गोल को अचीव किया जा सकता है, इस पर डिस्कस किया जाएगा COP28 की मीटिंग में। लेकिन ये तो एजेंडा सेलेक्ट कर दिया गया। ये एजेंडा एक एजेंडा ये होने वाले, कई सारे एजेंडाज होंगे, बस एक एजेंडा ये होने वाला है, कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जो कि COP28 की मीटिंग में डिस्कस किए जाने हैं। ओके, बस ये था आर्टिकल में। इससे इंपॉर्टेंट कोई भी जो इसके अलावा कोई भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, ये कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्या है? ये है इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, यानी कि एज कम्पेयर जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रहा है या फिर कार्बन का एमिशन जो बढ़ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज किस तरीके से किए जाएंगे। एक कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल होना चाहिए, सभी मिल के हम लोग ये इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम जो है इसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। एक कंट्री के करने से नहीं होने वाला है ये प्रॉब्लम टैकल, इसी को लेके ये मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे नाउ। एंड COP28 जो होने वाला है ये दुबई में होने वाला। ये फंडिंग वगैरह कितने दिए जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा, आपको ये पता नहीं, बस इसको याद नहीं करना है, पता तो होना चाहिए बट याद नहीं करना है। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर जी कहाँ पे ये वही एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कौन कौन से एग्रीमेंट पे ये जो हो सकता है पैक्ट वगैरह या फिर डील वगैरह साइन हो सकती है, इसको लेके आर्टिकल में आया हुआ। जब भी ये ऑफिशियल आ जाएंगे फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये सीनेट जो है, सीनेट बेसिकली यूएस के कांग्रेस को बोलते हैं। ये जो है NATO+5 स्टेटस जो है इंडिया को देने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं इंडिया को कि आप NATO+5 मेंबर में आ जाओ। बट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने क्या किया, इसे रिफ्यूज़ कर दिया। बिकॉज पता है आप सभी को, इंडिया जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसमें कोई भी गठबंधन गुट नहीं होना चाहिए। नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था, और इंडिया को ही बोला जा रहा भाई साहब आप अलाइंड बना लो, ये नाटो के द्वारा, नाटो के अलाइंड बन जाओ आप। ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडिया कभी पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं नाटो में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हम लोग बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इस बार जो हेड कर रहा है ये युगांडा के द्वारा किया जा रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे नाटो की बात की है। नाटो का जो अभी मेंबर है 31st मेंबर आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा, नाटो का 31st मेंबर। और 32nd मेंबर अगर बनेगा, बस ये टर्की जो है इनके द्वारा अटकाया गया है इनका मेंबरशिप। 31st अगर बनेगा तो स्वीडन बन जाएगा। टर्की के द्वारा बस ये अप्रूवल देने को बाकी है अभी, बाकी सारे कंट्रीज़ को द्वारा दे दी गई है। 31st कंट्रीज़ के द्वारा 30 कंट्रीज़ के द्वारा दे दिया गया है। बाकी एक कंट्री बस ये टर्की के द्वारा नहीं दिया गया है। अच्छा, 30th कंट्री कौन सा था ये नाटो का ग्रुप होने का मेंबर का? 30th कंट्री मैसिडोनिया 30वां कंट्री था नाटो का मेंबर बनने वाला। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, नाटो का एक जो है वो एक्सरसाइज भी अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया। ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज था जिसका नाम था एक्सरसाइज लॉक शील्ड। एक्सरसाइज लॉक शील्ड LOCKSHIELD लॉक शील्ड। ये जर्मनी में होस्ट किया गया था एक्सरसाइज लॉक शील्ड को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है न्यूज़ वाली पेज से देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है, जेंडर गैप रिपोर्ट। ये जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है हर एक साल,
और इस बार यानी कि 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 127 हो गया है आउट ऑफ 140 कितना है 146 कंट्री। 146 देशों में से 127 हो गया। पिछले साल 135 था, अभी 127 हो गया जेंडर गैप इंडेक्स में। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है जेंडर गैप इंडेक्स। फर्स्ट कंट्री की बात करें तो आइसलैंड, सेकेंड नॉर्वे, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है इसका 142, नेपाल का 116। सारे कंट्रीज़ का बेहतर है हमारे इंडिया से, एक्सेप्ट पाकिस्तान जो भी हमारे नेबरर्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर भूटान हो या फिर नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, बस पाकिस्तान को छोड़ के। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोगों ने बात किया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बस एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वेल एनालाइज रिपोर्ट को एनालाइज करती है और ये कई सारी रिपोर्ट्स देती है जिससे कंट्रीज जो है अपना जो भी फ्यूचर के जो नीतियाँ हैं वो बना सकें, जो भी कंट्रीज है वो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आपको कॉलोनी में देखने को मिलेगा। कॉलोनी एक सिटी है, एक जगह है, कहाँ पे, जो जेनेवा है, GENEVA जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जेनेवा में कॉलोनी में आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जो है देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये जेनेवा भी याद करना और कॉलोनी भी, बिकॉज एग्जाम्स में कई बार कॉलोनी ऑप्शन में रहता है, कई बार जेनेवा ऑप्शन में रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक UN बॉडी है या नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम UN बॉडी नहीं है और ये कई सारी जो है रिपोर्ट्स जो है ग्लोबली शेयर करते हैं हर एक साल, जैसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, उसके बाद ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट IT रिपोर्ट, इसके बाद फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फिर सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी आर्किटेक्चरल परफॉर्मेंस इंडेक्स, फिर जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि अभी आया हुआ है, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर रिपोर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होती है, रिपोर्ट जो रिलीज़ करती है उसमें एक से लेके जितने भी कंट्रीज होते हैं उसके रैंक्स यहाँ पे दिए होते हैं, उसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ओके, ये सारे रिपोर्ट्स थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है बिजनेस वाले पेज से देखने को मिलेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने क्या किया है, गवर्नमेंट को गति शक्ति पोर्टल को बूस्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी वगैरह देने के लिए ये बातें की है। गति शक्ति पोर्टल क्या है, बेसिकली सारी जो मिनिस्ट्रीज़ है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की जा रही है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ये गवर्नमेंट को सलाह दिया गया है कि गवर्नमेंट इस पर विचार करे, ये आइडियाज़ पे विचार करे ताकि शेयर इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोग शेयर कर पाएँ। कुछ भी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको लॉक करके बाकी सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा पाए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो व्यापार वगैरह है ये बढ़ पाए। PM गति शक्ति पोर्टल CII के बारे में हम लोगों ने बात किया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हेडक्वार्टर आपको इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। सो ये था आज का आर्टिकल। बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहले मैंने आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन क्या था, आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन बने हुए हैं, आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश का ये एक मिनट खुल नहीं रहा है, हाँ, आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन बने हुए हैं आपको ये बताना है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो है S अब्दुल नाजिर, ABDULNAZER, ये बने हुए हैं। S अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने हुए हैं। विश्वभूषण हरिचंद पहले थे, विश्वभूषण हरिचंद जो है ये बन गए हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के गवर्नर। ओके, एंड गवर्नर के बारे में आपको आर्टिकल 63 से लेके 71 तक देखने को मिलेगा गवर्नर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 69 जो है 69 ये ओथ के बारे में बात करता है, यानी कि जो शपथ है वो दिए जाएंगे आर्टिकल 69 के तहत। और ये किनके द्वारा दिए जाते हैं गवर्नर को शपथ, ये जो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को शपथ जो है वो दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, एंड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है नहीं, ये दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से प्रेसिडेंट को शपथ दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, इसी तरीके से गवर्नर को शपथ दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। मिलेंगे हम लोग अब 23 जून को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।